हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं बाल विकास के बहुत ही इंपॉर्टेंट पूरे 500 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे मैराथन क्लास के रूप में। जल्दी से कवर करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आप लोग जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को, जल्दी से एक बार आप सभी लोग वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। और जो भी रिप्लाई आप लोग करेंगे कमेंट सेक्शन में करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। ठीक है, आप लोग जितनी जल्दी क्वेश्चन की रिप्लाई करेंगे उतनी जल्दी हम वीडियो को कवर कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां, विकल्प यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? एक मिनट, सारा सेटअप चेक करने दीजिए। आप लोग ऑप्शन चूज करते रहिए। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिल सके। बच्चों की अधिगम प्रक्रिया बेहतर करने के लिए उन्हें स्वतंत्रता का वातावरण देना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए ऐसा स्थान जहां उनके अनुभवों और भावनाओं को उचित स्थान मिलेगा, बच्चे उसी वातावरण में आसानी से सीख सकेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। यह एक उदाहरण है किसका? विकल्प आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा बी, प्रेक्षण अधिगम का। विद्यार्थी शिक्षक के व्यवहार का क्या करता है? अनुकरण करता है। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, विद्यार्थी के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके अधिगम के बाद फिल इन द ब्लैंक क्या करना चाहिए? ऑप्शन यहां पे आपका कौन सा सही होगा? समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। जो रिक्तियां, यानी कि जो कुछ भी बचा रह जाता है, जो कुछ भी नहीं उनकी समझ में आता है, बाद में उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। इससे विद्यार्थी के संपूर्ण ज्ञान का एक बार से पुनः निरीक्षण किया जा सकता है। फिर से देखा जा सकता है क्या कुछ बचा रह गया, फिर उनको पढ़ा करके समझाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक बच्चों द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। यह इंगित करता है, क्या इंगित करता है? एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलती पर जल्दी से गुस्सा कर लेता है। यह संवेदनशील रूप से संतुलित नहीं है। यह शिक्षक संवेदनात्मक स्थिति को उसके दर्शाता है। एक अध्यापक की इस प्रकार के जो व्यवहार अपनाता है शिक्षक, वह संवेदनात्मक रूप से असंतुलित होता है और उसमें मेनली समायोजन की क्षमता का अभाव होता है। वो एडजस्ट नहीं कर पाता, जल्दी से झल्ला आ जाता है, इरिटेट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एनसीएफ 2005 की बात हो रही है। विकल्प यहां पे आपको कौन सा सही होगा? एनसीएफ 2005 के अनुसार, आप सभी की स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा बी। यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। एनसीएफ के बारे में ऑप्शन आपका यहाँ पे यही सही हो जाता है और किसी पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। जब गलत है तो उसको पढ़ना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां क्वेश्चन नंबर 6, चलिए हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं। यहाँ पे प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां किस ओर संकेत करती हैं? कुछ क्वेश्चन इसमें से मिस हो गए हैं। प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां किस ओर संकेत करती हैं? वे कैसे सीखते हैं ये बताती हैं। वे कैसे सीखते हैं, यही ऑप्शन भी सही है। कैसे सीखते हैं, इनकी कार्य प्रणाली को बताती है। बच्चे किस तरीके से किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। आगे आते हैं। नेक्स्ट है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और शारीरिक आयु 10 वर्ष है। इसका बुद्धि लब्धांक कितना होगा?
आज नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत है नेटवर्क की। क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु या जो शारीरिक आयु है, मानसिक आयु बटा वास्तविक या आपकी शारीरिक आयु मल्टीप्लाइड बाय 100, फिर 12 बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, 120। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है समेकित शिक्षा। समेकित शिक्षा इंगित करती है, क्या इंगित करती है? क्वेश्चन नंबर 14, विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। जो आपकी राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 है, उसमें समेकित शिक्षा की संस्तुति की गई है। अब सभी जान रहे हैं एनसीएफ 2005 आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। इसमें क्या है, अलग अलग बुद्धि लब्धि वाले कारक एक साथ या एक ही विद्यालय में या एक ही कक्षा में शिक्षा ग्रहण करेंगे। इससे उनमें सहयोगात्मक समायोजन की क्षमता का विकास होगा, सामाजिकता का विकास होगा। सभी बच्चे बिना किसी भेदभाव के एक ही छत के नीचे शिक्षा ग्रहण करें, यही है समेकित शिक्षा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है कैसे? एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, किस तरीके से? नेटवर्क आज बहुत खराब है। दिन भर से हम परेशान थे, एक भी क्लास नहीं हो पाई थी। आप लोगों का आज बहुत नुकसान हुआ, क्या बताएं। नेटवर्क की वजह से बहुत सारी दिक्कत हुई आज, बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, आदर्श रूप से बर्ताव करके। शिक्षक जब एक आदर्शवादी व्यवहार को अपनाता है तो विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास अपने आप हो जाता है। क्यों? क्योंकि बालक अनुसरण करके ज्यादा सीखता है। और मेरे लिए शिक्षक के व्यवहार का अनुकरण तो बच्चा जरूर करता है। घर पे आप कुछ भी चीज सिखा दें और अगर टीचर कुछ बोले रहेगा ना तो बच्चे वही करते हैं, बोलेंगे कि नहीं हमारे स्कूल में ये सिखाया ही नहीं गया, टीचर ने ये बोला ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह क्या दर्शाता है? लड़कियों को वरीयता देना क्या दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है, आप लोग जान चुके होंगे, लैंगिक पूर्वाग्रह दर्शाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन विकास का सिद्धांत है? लड़कियां हर फील्ड में लड़कों की बराबरी कर रही है, इवन बराबरी तो हम गलत कह सकते हैं, आगे भी निकल रही हैं। तो लड़के आगे निकल रहे हैं, कहीं पे लड़कियां निकल रही हैं, वो लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होना ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, सभी की विकास दर समान नहीं होती। देखिए, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आप सभी जानते हैं विकास और अभिवृद्धि में मैंने अंतर बताया है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया जो शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक होती है। इससे बालक के संपूर्ण जीवन का विकास होता है, संपूर्ण जीवन का निर्माण होता है, संपूर्ण जीवन का विकास होता है। लेकिन अगर व्यक्तिगत भिन्नता की बात की जाए, व्यक्तिगत भिन्नता होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण यह विकास अलग अलग लोगों में अलग अलग गति से होता है। इसीलिए यह ऑप्शन आपका विकास का सिद्धांत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि ना लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक बार आप सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। पूरे क्वेश्चन हम 500 कवर करेंगे सीडीपी के, पूरे सीडीपी के 500 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। पूरी आज की क्लास में नहीं होगा, लेकिन ये 500 कंप्लीट करा देंगे तो कैसे नहीं फंसेगा, सब आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है, शिक्षण विधि बदल दें। उनके शिक्षण विधि गलत हो सकती है कि एकदम से इंटरेस्टिंग ही ना हो, बोरिंग हो, पढ़ाते ही जा रहे। उनका ये फोकस है कि हमारा सिलेबस पूरा होना चाहिए, तो उनको शिक्षण विधि बदल देनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है। व्यवहार का करना पक्ष किसमें आता है? व्यवहार का करना पक्ष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसमें आता है? सीखने के गतिक क्षेत्र में या भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक या संज्ञानात्मक? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सीखना। व्यवहार का जो करना पक्ष है सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है।
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, अगला है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करना है। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करना है। आप लोग हमें सुन पा रहे हैं कि नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है, विद्यार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबंधित करने में। क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, का ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति। देखिए, शिक्षार्थियों द्वारा सीखने के लिए अपनाए गए तरीकों के कारण अलग अलग शिक्षार्थियों में अधिगम शैलियों में अंतर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए। विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है ए, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। नेक्स्ट है, मानव व्यक्तिगत परिणाम है। मानव व्यक्तित्व होना चाहिए, व्यक्तिगत का कोई मतलब नहीं, मानव व्यक्तित्व होगा। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। मानव के व्यक्तित्व का निर्माण व्यक्ति की आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है और इसी आधार पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे 24। विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा। ऑप्शन यहां पे 24 का सही हो जाता है आपका बी, मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 24 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, कक्षा 1 से 2 स्तर के बच्चों की आयु कितनी होगी, लगभग 2 से लेकर के 7 वर्ष के मध्य होगी और इस आयु वर्ग के बच्चे अपने मूर्त अनुभवों से जल्दी सीख जाते हैं। अमूर्त का कोई सवाल ही नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 25 है, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। जितने भी स्टूडेंट नए जुड़ते जा रहे हैं आप लोग वीडियो को लाइक, और जितने भी स्टूडेंट नए जुड़ चुके हैं तो चैनल पे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके के नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियोस तभी आप लोग देख पाएंगे टाइम से। 25 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण शिक्षक को अपने शिक्षण विधि में अलग अलग शैलियों और अनुभवों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि व्यक्तिगत भिन्नता होने पर भी अधिगम समान रूप से चलता रहे। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा 26 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है यहां पे ए, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का यही मतलब होता है कि सामाजिक जो वातावरण में अनुकूलन और समस्या की क्षमता का, एक तरीके से आप कह सकते हैं एडजस्टमेंट, एडॉप्टेशन, एडजस्टमेंट, अनुकूलन और समायोजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए विकल्प आपका यहां पे सही हो जाता है डी, धैर्य और लगन। पता है सबसे मेन चीज धैर्य और लगन। आप
प्राथमिक स्तर की कक्षा में आप घुस जाएंगे ना, आप सर दर्द करने लगेगा आपका। आप सोचेंगे, बल्कि बड़े बच्चों को आप एक बार शांत करा देंगे तो शांत हो जाएंगे। छोटे बच्चे नहीं शांत होते। क्यों? क्योंकि उनकी मानसिक क्षमता बहुत कम होती है और अधिगम कार्य बहुत धीमी गति, बहुत कम गति से होता है। इसीलिए आप में धैर्य और लगन दोनों होना चाहिए। लगन के साथ पढ़ाने के लिए, धैर्य उनको झेलने के लिए। वैसे बहुत क्यूट भी होते हैं, लेकिन अगर आप थोड़े से वैसे हैं, परेशान हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु जो थीम है सबसे अच्छी होगी? लेकिन उस कक्षा में पहुंचना बहुत सौभाग्य की बात है। सौभाग्य की बात इसलिए, जॉब से भी अगर आप अलग छोड़ दीजिए, पूरे न्यू आप बनाते हैं, उनका फ्यूचर आप सुधारते हैं। अगर सुधारना चाहते हैं तो एक तरीके से आप कहेंगे बहुत ही बढ़िया काम है, बहुत ही नेक काम है, और सैलरी के पर्पज से वो भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, दोनों तरीके से ये बहुत ही बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, मेरा परिवार। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थापित को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाएगा संवेदी प्रेरक चरण। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है, एक सुगमकर्ता के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, समस्या का समाधान अच्छे से करना चाहिए, सब कुछ मतलब उसको आसान कर देना चाहिए। नेक्स्ट है, जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो। जो बालक स्कूल जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर, जो उसकी आयु है जैसे 12 वर्ष, वह आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा, यानी कि जिस कक्षा में उसके एक कक्षा नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ है, तो वो कैसा बालक होगा? क्वेश्चन नंबर 31, मानसिक रूप से वो मंद बालक होता है। मानसिक मंदता एक प्रकार का क्या है? मानसिक विकार है, जिसके कारण बालक में समायोजन की क्षमता का विकास बहुत ही कम हो पाता है और इसी वजह से इसका प्रभाव उनकी अधिगम क्षमता पर भी पड़ जाता है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ क्या करना चाहिए? प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ क्या करना चाहिए शिक्षक को? क्वेश्चन नंबर 32, विशेष आवश्यकता के अनुसार विशेष स्कूल में बिल्कुल सलाह नहीं देंगे, अलग करना यह भी नहीं होगा, समावेशी शिक्षा की बात की जा रही है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा, बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा करेंगे। ठीक है, जिससे कि शिक्षक और विद्यालय व्यवस्था के साथ वो उसका तालमेल बैठाया जा सके, उसके बारे में जानेंगे कि बच्चा अभी तक क्या कर रहा है या फिर किस परिवेश से आ रहा है, क्या उसकी मन स्थिति है, जिससे कि उसका अधिगम सुचारू रूप से चल सके। शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है? शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी, भ्रमण के लिए ध्यान से प्राणी का ज्ञान स्थिर हो जाता है। भ्रमण के ध्यान से मेनली जो कुछ भी आप देखते हैं वो आपके दिमाग में ज्यादा बैठ जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि आपको निकालनी। बुद्धि लब्धि जल्दी से निकाल के बताइए, बहुत ही आसान सा है। वास्तविक आयु, मानसिक आयु 12/8 कितना आएगा? कर डालिए जितना भी हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे डी।
प्राथमिक कक्षाओं में विषय वस्तु की नीरसता दूर करने के लिए शिक्षक की उपयुक्त शिक्षण नीति का उपयोग करना चाहिए। वह कौन सी है? प्राथमिक कक्षाओं में विषय वस्तु की नीरसता को दूर करने के लिए 35 ऑप्शन आपका आसान सा सी है, खेल और मनोरंजन नीति अपनानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है मेनली उस समय की तत्कालीन एवं स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए ही क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे? एक शोधकर्ता के रूप में सम्मिलित नहीं करेंगे। 37 ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, अनुसंधान के लिए वृत्त विस्तृत व्याख्या। ठीक है, अनुसंधान के प्रस्ताव में मूल विस्तृत व्याख्या को शामिल नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाएगा सी। मेनली अनुसंधान प्रस्ताव के अंतर्गत समस्या की पृष्ठभूमि, अनुसंधान की परिकल्पनाएं और अनुसंधान में प्रयुक्त उपकरण का वर्णन किया जाता है। तो विकल्प आपका यहाँ पे सी सही नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता है। संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, उनका अति प्रतिक्रियात्मक स्वभाव। जो संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चे होते हैं उनमें अस्थिरता की प्रकृति पाई जाती है और इसी अस्थिरता का मुख्य कारण बालक का अति प्रतिक्रियात्मक स्वभाव होता है। जल्दी से प्रतिक्रिया कर देते हैं, अस्थिर होते हैं वो। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ब्लूम का डोमेन ऑफ लर्निंग है। देखिए यहाँ पे ब्लूम, अब यहाँ पे देखिए संज्ञानात्मक है, मनोप्रेरणा है। ब्लूम डोमेन्स ऑफ लर्निंग के अंतर्गत शिक्षा के 3 उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है। 3 उद्देश्य कौन कौन से हैं? एक तो हो गया आपका मनोप्रेरणा, दूसरा संज्ञानात्मक, तीसरा क्या हो गया? यहाँ पे देखिए 4 विकल्प आप सभी के सामने दिए हैं। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर, आप लोग अभी 34 पे हैं, कैसे भाई? 39 पे आना चाहिए, 39 पे आ जाइए। बहुत बढ़िया, 39 का ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 39 रिप्लाई तो नहीं देख पाए, चलिए सी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है? परंपरागत चिंतन, विकेंद्रित चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन। ये सभी चिंतन अनुसंधान से संबंधित है। सभी चिंतन की आवश्यकता होती है। किसी विषय वस्तु पर शोध करने के लिए परंपरागत चिंतन भी, विकेंद्रित चिंतन भी, वैज्ञानिक चिंतन, इन सभी का होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस आयु में? तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु में होता है? क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है 41 का सी। जेन पियाजे के अनुसार बालक के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक में तर्क हुआ, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। अब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की शुरुआत कब से होती है? 11 वर्ष से होती है ना, इसीलिए आपका ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा सी। किसने कहा एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है?
ये किसने कहा? एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। 42 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है, टायलर महोदय ने कहा। इन्होंने एक किस पर कहा था? इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे कहा था। सीखने की खेल विधि उपयोगी है। सीखने की खेल विधि उपयोगी है किसके लिए? बाल्यावस्था के लिए, पूर्व बाल्यावस्था या युवावस्था या परिपक्वावस्था? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है कौन सा? सभी में क्रो और क्रो नहीं रहेंगे। 43 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है, बाल्यावस्था हेतु सीखने की खेल विधि उपयोगी होती है। बाल्यावस्था की आयु 6 से 12 वर्ष, यही ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्योंकि इसी अवस्था में बालक के अंदर चंचलता अधिक होती है, मन में अस्थिरता होती है, समायोजन की भावना का अभाव होता है, जिससे उनमें अधिगम कार्य बहुत ही मंद गति से होता है, चंचल होते हैं। तो खेल विधि के द्वारा बच्चों में अधिगम प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि है? मूल्यांकन की प्रविधि निम्नलिखित में से कौन सी है? प्रश्नावली है, साक्षात्कार है, मत सूची है, ये सभी है। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? 44 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है, डी, ये सभी। मूल्यांकन की प्रविधि ये सभी है। एक शिक्षक खाद्य व सब्जियों, फलों के चित्र का उपयोग कर अपने विद्यार्थियों के साथ चर्चा करता है। विद्यार्थी अपने अनुभव से जोड़कर पोषण के तथ्यों को सीखते हैं। इस दृष्टिकोण का आधार क्या है? इस दृष्टिकोण का आधार क्या है? क्वेश्चन नंबर 45। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है, डी। इस दृष्टिकोण का आधार ज्ञान का निर्माण करना है। विकल्प देख करके डर नहीं जाना है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के विकास की अवस्थाओं में संवेदी गामक अवस्था समायोजित करता है क्या? पियाजे के विकास की अवस्थाओं में संवेदी गामक अवस्था समायोजित करता है क्या? 46 है। आप लोग स्टैंडर्ड क्वेश्चन कहते हैं। देखिए पियाजे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, उनकी अवस्था, अच्छा एज कितनी, कौन सी, इस एज वाली अवस्था कौन सी है, 4 अवस्थाएं कौन सी हैं, ठीक है, इसमें कौन कौन सा क्या काम हो रहा है। तो इसमें भी अब यही पूछा जा रहा है, संवेदी गामक अवस्था में मेनली क्या हो रहा है। 46 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है, अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण। पियाजे ने बालक के विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है, जिसमें बालक पहली अवस्था में संवेदी गामक, जो पहली अवस्था होती है कौन सी होती है? संवेदी गामक अवस्था, जो बालक के जन्म से 2 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था में बालक अनुकरण, स्मृति और मानसिक प्रस्तुतिकरण करता है। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है, ए, 5 वर्ष तक। बाल विकास की मुख्यतः 3 अवस्थाएं, बहुत ज्यादा कई अवस्थाएं बांटी गई हैं, तो 8 बांट दी गई, उसमें भी पहला, दूसरा, तीसरा। तो मेनली 3 अवस्थाएं, जो एक शैशवावस्था है, जन्म से लेकर के 5 या 6 वर्ष तक मानी जाती है। फिर है दूसरी बाल्यावस्था, जो 6 से लेकर 12 वर्ष। फिर एक किशोरावस्था है, जो 12 से लेकर के 18 वर्ष। मेनली 3 अवस्थाएं, ये बाल विकास के दृष्टिकोण से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य आपको बताना है। देखिए यहाँ पे ये बी, सी और डी इस पेज पे। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? डी। 48 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है, डी, यानी कि ए और बी दोनों यहाँ पे आ जाते हैं। अक्षम व्यक्तियों के प्रति विपरीत विचार एवं भावना बच्चा बड़ों से सीखता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दूसरे छात्रों में कार्य करने में अक्षम होते हैं। अक्षम व्यक्तियों के प्रति विपरीत भावना बच्चा अपने सहपाठी के साथ, बच्चों के साथ रहते हुए सीखता है, न कि बड़ों से। और विशेष आवश्यकता वाले छात्र दूसरे क्षेत्र में अक्षम हो सकते हैं, परंतु यह अनिवार्य नहीं कि सभी क्षेत्रों में वो अक्षम हो। बात समझ आ रही है? तो ऑप्शन आपका ए और बी दोनों सही हो जाता है, यानी कि दोनों कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हालांकि ये बात पहली वाली पूरी सही नहीं हो सकती, जो किसी से भी वो सीख सकता है,
जैसे लोगों के साथ वो रह रहा है। विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोगशालाओं में उपयोग में आने वाली विधियां कौन सी हैं? उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए ठीक है, अभी लाइव है, हम लाइव है, आप लोग कुछ भी पूछिए। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? बी है, परिणात्मक एवं गुणात्मक विधि। परिणात्मक और गुणात्मक विधि। विद्यार्थी की उपलब्धि का मूल्यांकन कई विधियों के द्वारा होता है, लेकिन इसमें से पूछा जा रहा है कि इसमें जो प्रयोगशाला में, तो परिमाणात्मक और गुणात्मक विधि का प्रयोग मूल्यांकन में प्रयोगशाला में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आशा 14 वर्ष की आयु में वह सब कार्य करती है जो अधिकतर 6 से 7 वर्ष के बच्चे करते हैं। आशा की यह अवस्था का कारण क्या है? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। और नए साल में आप लोग प्रवेश करने वाले हैं कुछ ही घंटों के बाद, और बहुत ही अच्छा उम्मीद करेंगे कि ये पूरा साल, उम्मीद करेंगे क्या, पूरा विश्वास है हमें कि ये साल आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है। और भगवान से दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आपका साल, आपके साल का हर एक सेकंड आपके लिए खुशियां ही खुशियां लाए। आप लोग जिंदगी के हर इम्तहान में, कोई भी इम्तहान हो, कोई भी परीक्षा हो, आप लोग अच्छे नंबर से हमेशा पास हो। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है, मानसिक अक्षमता। ठीक है, मानसिक अक्षमता के कारण ही बालक या बालिका अपनी आयु वर्ग के बालक बालिकाओं के समान अधिगम कार्य नहीं कर सकते, यहां तक कि अपने आयु वर्ग के नीचे की अवस्था का कार्य करने में भी वो अक्षम होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? 2020 हमारा होना चाहिए, 2020 हमारा होना चाहिए, हम जॉब लेकर के रहेंगे, एक सीट पक्की करके रहेंगे, ऐसा आप लोग प्रण कर लीजिए आज की ही डेट में, आज की ही रात में 12 बजे से पहले आप लोग प्रण कर लीजिए। और हम आपको बताते हैं, आपके इस जुनून और जज्बे जोश के आगे कुछ भी, कोई भी शक्ति नहीं टिक सकती। भगवान का साथ हो, आपका जुनून हो, कुछ भी पॉसिबल है। एक चीज होना चाहिए आपके अंदर, वो धैर्य होना चाहिए। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, धैर्य और लगन जो एक शिक्षक में होना चाहिए वो आप में अभी भी परिलक्षित होना चाहिए, अभी से दिखना चाहिए। धैर्य होना चाहिए, लगन होना चाहिए, लगन के साथ पढ़ाई करिए, धैर्य के साथ निगाह को आप एम की तरफ गड़ाए रखिए। सफल होंगे, जरूर सफल होंगे, मेरा पूरा विश्वास है। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? 51 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है, डी, अनुच्छेद 21 का या 21A। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है 52, एल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 52 का ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाते हैं, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अगला है, क्रेशर ने व्यक्तित्व को निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया? क्रेशमर है, क्रेशमर ने, क्रिश का है, सुडॉल का है, गोल का है, विकल्प आपका सही हो जाता है डी, उपरोक्त सभी। अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, अधिगम वक्र में पठार बनता है, अधिगम वक्र में पठार बनता है किसकी वजह से? क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, थकान के कारण अधिगम वक्र में पठार बनता है। सीखने की गति हमेशा एक सी नहीं होती ना, कभी तेजी आती है, कभी धीरे होता है। इसका मुख्य कारण क्या है? थकान। थकान के कारण ही जब अधिगम में अवरोध उत्पन्न होता है तो अधिगम रेखा चित्र में प्रदर्शित करने पर पठार जैसी अवस्था आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 80 पे आइए, यहां से आइए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन कीजिए। आपको सही कड़ी का यहाँ पे चयन करना है। पेज उलट गया था, वहां पे पेज उलट गया था। क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाइए। लक्ष्य है, फिर समायोजन, फिर प्रेरक और
लास्ट में परिवर्तन। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? पेज उलट गया था, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 81, हमें क्वेश्चन से मतलब है, नंबरिंग से नहीं। क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा बी। अधिगम के पठार का कारण नहीं है विद्यालय का असहयोग। प्रेरणा की कमी होने से, शारीरिक सीमा, थकान वगैरह, ज्ञान की सीमा, इन सभी से अधिगम पठार बनता है। विद्यालय के असहयोग का इसमें कोई रोल नहीं है। सीखने की मात्रा और समय में जो एक आप ग्राफ बनाते हैं उसे ही अधिगम वक्र रेखा कहते हैं। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। 82 ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी, अनियमित विकास का नियम। देखिए, मनुष्य के शारीरिक विकास की गति धीमी और अनियमित होती है अन्य प्राणियों की अपेक्षा। शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि और परिवर्तन अधिक तीव्रतम गति से होता है। बाल्यावस्था में यह गति धीमी हो जाती है, लेकिन फिर से किशोरावस्था में विकास तीव्रतम गति से होता है। तो शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, और एक चीज बता देते हैं आपको, सिर से पैर की ओर और निकट से दूर की ओर विकास के सिद्धांत के अनुसार होता है। अभी जो मैंने बताया वो अनियमित, नियमित, धीमी, तेजी, तो ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, अनियमित विकास का नियम है। अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किनके द्वारा दिया गया? अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। व्यवहार में परिवर्तन है अधिगम, ये सही बात है। अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप, ये किसके द्वारा कहा गया? ऑप्शन आपका सही हो जाता है गेट्स हुआ, अन्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 84 है, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है किसका? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, ये बुद्धि का मापन करता है। 1905 में विनय ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर के आधुनिक प्रकार का एक सफल बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है, ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, बुद्धि का। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? 85 ए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये सभी विकास के सिद्धांत से संबंधित है। निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का, समान प्रतिमान का, ये विकास के सिद्धांत से संबंधित है। लेकिन अनुकूलित प्रत्यावर्तन का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? आपके अधिगम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? युंग ने किया। अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और तीसरा क्या है? उभयमुखी व्यक्तित्व। इन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। अगला क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया? विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, हरलॉक के अनुसार है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। जितने भी स्टूडेंट एक बार वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग जल्दी जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट हैं देख रहे हैं पूरे 100% ऑनेस्टी के साथ, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं एक बार जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए।
बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? मूल प्रवृत्तियों को ऐसे देखिए 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? विकल्प आपका यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है 89 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, मैकडूगल ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हर मूल प्रवृत्ति से संबंधित एक संवेग बताया इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 90, बहुत बढ़िया। 90 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, सीखने का समग्र सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, सीखने का समग्र सिद्धांत हल। सीखने के समग्र सिद्धांत को किस नाम से और जानते हैं? अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने किया था, जिसमें कौन कौन है? कोहलर है, कोफ्का है, और हल ने किसका दिया था? हल ने सीखने का प्रबलन सिद्धांत दिया था। क्लियर है? और जबकि सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक सही, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ये स्किनर, क्लासिकल सिद्धांत पैवलोव। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान, ये कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है डम्बेल का है ये। नेक्स्ट है, इसमें से किसका नाम, इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ? सुजनन शास्त्र का पिता किसे कहते हैं? यूजेनिक्स। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है गाल्टन महोदय को। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, गाल्टन को। इसके अंतर्गत वंशानुक्रम के सिद्धांतों की सहायता से भावी पीढ़ी को जो वंशानुक्रम से प्राप्त होने वाले लक्षण होते हैं भावी पीढ़ी में, उसको नियंत्रित किया जाता है। मेनली आपको एक लाइन में ये बता दें कि ऐसा विज्ञान है जिससे कि जो मानव जाति की अगली नस्ल है उसको सुधारा जा सके। तो आनुवंशिकी में कुछ चेंज किया जाता है जिससे कि अगली पीढ़ी में सुधार हो सके। अच्छी चीजें जोड़ी जाती है, अच्छी चीजों के बारे में, एक अच्छी चीज से मतलब है इसका, जिससे कि मानव जाति की नस्ल को सुधारा जा सके। उनके लक्षणों को नियंत्रित कर लिया जाता है। जो लक्षण अगर नहीं सही है, नहीं बेकार से हैं, उनको रोक दिया जाता है और अच्छे लक्षणों को प्रमोट किया जाता है। कुछ ऐसी चीजें हैं। बात समझ में आ रही है? ये है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। अब यहां पे देखिए ऑप्शन आपका एकदम से क्लियर सही हो जाता है सी, बहु अनुक्रिया का नियम। देखिए थॉर्नडाइक ने कुल जो अपने नियम दिए थे 2 वर्गों में बांटे थे। मेनली 2 वर्गों में, एक मुख्य नियम था, दूसरा गौण नियम था। मुख्य नियम में कौन कौन सा था? मुख्य में 3 नियम थे। मुख्य में 3 नियम कौन कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। गौण नियम के अंतर्गत बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम, ये सभी शामिल थे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? ग्रंथियों के आधार पर, अभी आपने देखा था शरीर के आधार पर। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है चलिए, ऑप्शन यहां पे आपका कौन सा सही होगा? स्पेंजर ने समाजशास्त्रीय आधार पर दिया था। देखिए ग्रंथियों के आधार पर भी क्रिस्मर ने ही दिया था। इसको छोड़ देते हैं, थोड़ा सा हम इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसको देख लेंगे। हमें थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। स्पेंजर तो ये कंफर्म है कि हाँ, समाजशास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व के 6 प्रकार इन्होंने बताए थे। 6 प्रकार कौन कौन से?
सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, कलात्मक ये था। युंग का अभी मैंने बताया आपको अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है, चलिए क्वेश्चन नंबर 95 है। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? क्वेश्चन नंबर 95 है, ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। नाइन्टी 95 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी। प्रोफेसर एस जलोटा ने एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। कब किया था? 1963 में किया था, जिसका नाम साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण रखा है इन्होंने। और यह साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। यह परीक्षण हिंदी, उर्दू और आंग्ल भाषा में कितने वर्ष से? 12 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष के बच्चों के लिए था। ध्यान दीजिएगा जो डिटेल मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 96, ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है ये। अब आ गए आपके फेवरेट क्रो एंड क्रो। क्वेश्चन नंबर 97, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? 97 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है स्पीयरमैन ने। कब किया? 1904 में किया। इनके अनुसार बुद्धि कितने कारकों से मिलकर के बनी? 2 कारकों से। और 2 कारक कौन कौन से हैं? एक है सामान्य योग्यता कारक यानी कि जी फैक्टर, और दूसरा है विशिष्ट योग्यता कारक यानी कि यस फैक्टर, जी और यस फैक्टर। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? चलिए आज के सवाल में इसे रख लेते हैं। आज का सवाल आप सभी के लिए, ये क्वेश्चन हम करवा भी चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। लाइक करेंगे तो हमें एनर्जी मिलती है, और शेयर करेंगे सभी तक चैनल पहुंचेगा, और आप ही की वजह से जो कुछ भी है चैनल वो ग्रो कर रहा है। जो भी है, जितना भी एक दिन में चाहे 1 बढ़ रहे 2 बढ़ रहे, बस आप लोगों की कृपा है, मेरी कुछ नहीं। मेरे तो हम यहीं पे जो बोल रहे हैं वही है, हम इतना ही कर सकते हैं, बाकी आप लोगों के ऊपर है। और आप लोग बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटमेंट है आपके अंदर कि नया साल आने वाला है। हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों के साथ कितने कितने साल धीरे धीरे बीतता जा रहा है। एक अटैचमेंट, एक लगाव, एक जुड़ाव, तो बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है एक चीज मैं बताऊं, जैसे जिस दिन क्लासेस नहीं होती, जैसे मैं कुछ देर आपको कोई चीज ना, कोई नोट्स ना दे दूं, या फिर आप लोगों से थोड़ा सा इंटरेक्ट ना हो जाऊं, फिर कुछ अजीब सा लगता है, जैसे लगता है कुछ इनकम्प्लीट सा। इस चीज को आप तब महसूस करेंगे ना जब आप टीचर बन जाएंगे, और जब आप क्लास लेने लगेंगे, फिर आपको लगेगा कुछ दिन स्कूल नहीं जाएंगे, फिर आपको अजीब सा लगने लगे, फिर आप लगेंगे नहीं हम बच्चों के सानिध्य में जाएं, बच्चों के पास जाएं, तो ऐसा आपको फील होने लगेगा जल्दी ही। और ये जल्दी फील हो, बहुत जल्दी फील हो, ये जो फीलिंग आए ये जल्दी फील हो, इसके लिए हम भगवान से जरूर प्रे करेंगे, हमेशा करते हैं। आप नहीं समझ सकते दिल कितना साफ सा रहता है, अपने बच्चों के लिए कितना अच्छा सोचता है। हम बहुत ही धरातल से जुड़े इंसान हैं, बहुत ही ज्यादा धरातल से जुड़े, बहुत ही ज्यादा, जिसे आप कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा वाला वो है, बस इतना कह सकते हैं आपको। और आप सभी का आगे आने वाला एक एक सेकंड खुशियों से भरा रहे, हमेशा आप लोग खुश रहे, दुख तो कभी दिखे ही ना आप लोगों को। मेरा आशीर्वाद हमेशा दिल से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हम चाहते जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं कभी किसी भी जगह पे वो कमजोर ना हो, हिम्मती बने रहें, कभी वो किसी भी एग्जाम में फेल ना हो, किसी भी मोमेंट पे हमेशा उन्हीं की जीत हो। और हमेशा आप लोग सच के रास्ते पे चलिएगा, ईमानदारी से, कम खाइए, कम कमाइएगा, लेकिन आप हमेशा सच का साथ दीजिएगा। सच कहने का मतलब अच्छा काम कीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं आप महात्मा गांधी बन जाइए, नहीं, आप हमेशा अच्छा काम कीजिएगा, कभी किसी को नुकसान मत पहुंचाइएगा, चाहे वो गरीब आदमी हो या फिर बहुत छोटा हो आपसे ओहदे में, या आपसे आयु में छोटा हो या अनुभव में, चाहे जैसे भी, हमेशा
छोटे को प्यार दीजिएगा, बड़ों को सम्मान दीजिएगा। जिंदगी बहुत ही आसानी से बीतेगी, आराम से पटरी पे बीतेगी। ख्वाब देखिए, आगे बढ़ने का देखिए, लेकिन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, मेहनत के बल पे। हम ये चाहते हैं आप लोग चैनल से जुड़े, एक सीट तो पक्की करिए, लेकिन साथ साथ में आपके अंदर जितने भी मूल्य हैं वो भी विकसित होने चाहिए। आप कितनी भी नौकरी कर लें, कुछ भी पा जाएं, जब तक आपके अंदर वो मूल्य नहीं विकसित होंगे, आप एक सफल और एक अच्छे इंसान बन ही नहीं सकते। तो एक अच्छे इंसान बनिए। अगर आप वन डे एग्जाम टारगेट चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग जिंदगी में अपने अंदर के मूल्यों को विकसित करिए, अपने अंदर के मूल्यों को जगाइए। आप में दैवी शक्ति है, सच मानिए, अपनी दैवी शक्ति आप बहुत अलग है, बहुत ज्यादा अलग है। वो चीज आप में होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन अब हो जाता है कंप्लीट। आज का सवाल हो गया, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था या मध्य किशोरावस्था? तो विकल्प आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा। और हमेशा की तरह आप लोग लाइक और शेयर के माध्यम से वीडियो को प्यार और विश्वास जरूर दिखाइएगा। वीडियो पे अपना प्यार और विश्वास जरूर दिखाइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर बेस्ट विशेस के साथ, इस क्लास को खत्म करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय। आप लोग जब भी कहेंगे हम आप लोगों से मिलेंगे, जरूर बिल्कुल मिलेंगे, मुझे कोई हेजिटेशन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग चाहे जब कहेंगे, चाहे जहां बुला लेंगे, हम लोग मिल लेंगे। बिल्कुल जया, बिल्कुल। मिठाई तो हम लोग हाँ जरूर खाएंगे, ठीक है। हाँ, ऐसे ही स्माइल करते रहिए आप लोग हमेशा। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जो स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ा है कम से कम वो एक अच्छा इंसान है, मुझे ये इतना पता है। वो कुछ हो चाहे ना हो, आगे जॉब मिले या ना मिले, वो एक अच्छा इंसान जरूर है। और अगर वो अच्छा इंसान है तो जॉब किसी भी कंडीशन में मिलेगी जरूर, कंफर्म मिलेगी, 100% मिलेगी। अच्छे इंसान के साथ कभी गड़बड़ नहीं होता, इसको भी नोट करके रखिए। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। मिठाई रखी है, तब तक खराब हो जाएगी, कोई नहीं, खराब भी चलेगी। जहाँ पे आपका प्यार है खराब भी चलेगी। आप लोग जॉब पाएंगे ना, फिर हम मिठाई खिलाएंगे। आप लोग जॉब पा जाइए, हम मिठाई खिलाएंगे। खाएंगे भी, खिलाएंगे भी, लेकिन वो मेरे थ्रू रहेगी। हाँ, मिठाई मेरी तरफ से होगी, साथ में खाएंगे खिलाएंगे दोनों। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हमेशा 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 आशीर्वाद, बहुत ज़्यादा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।